नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। हर घर तिरंगा, 15 अगस्त आ रही है, देश का स्वाधीनता दिवस। अब इस बार सरकार ने ठान लिया है कि वो हिंदुस्तान के 24 करोड़ घरों पे तिरंगा लहराने का उसका टारगेट है। एक साइट भी बना दी गई है, हर घर तिरंगा, और ये सब उसमें लिखा है, उसी साइट में लिखा है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम जो है वही इसको सुपरवाइज कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम के जो मंत्री जी हैं वो कितने ढंग से और क्या क्या चीज़ें सुपरवाइज कर रहे हैं ये आपसे छुपा नहीं है। इसके इस साइट के अनुसार और जो सरकार की स्कीम है, हर भारतीय से ये एक्सपेक्टेड है कि वो 13 से 15 अगस्त के बीच अपने घर पे झंडा फहराए। मोटे तौर पे एक परिवार में 5 लोग माने जाते हैं। हिंदुस्तान में 140 करोड़, ये सब मैं मोटा अंदाज बोल रहा हूँ, अगर 140 करोड़ आप ये मान लें कि कुल आबादी है, तो इस आबादी का अगर 1:5 का रेशियो लें तो मोटा, मतलब ये सारा कुछ मैं बहुत मोटा अंदाज कह रहा हूँ, करीब करीब 28 करोड़ घर बनते हैं। ये सब मोटा है। उस 28 करोड़ में 24 करोड़ घर तक पहुंचने की बात है। बाकी तो जो सरकार का अपना है, वो सरकार की बिल्डिंग, स्कूल और कॉलेज, वो तो अलग हैं। ये तो घर की बात हो रही है। उस साइट पे जब जाएं तो सरकार ये चाहती है कि अपना कमिटमेंट पिन, उसको बोला जा रहा है कमिटमेंट पिन, आप कमिटेड हैं। क्योंकि देखिए अब बाइनरी है, अगर आप झंडा लगाएंगे तो आप राष्ट्रप्रेमी हैं, नहीं लगाएंगे तो आप राष्ट्रप्रेमी नहीं हैं। मैं दूसरा शब्द नहीं बोल रहा हूं जानबूझ के, क्योंकि और ये जो वहां पे पिन की बात है, उसमें कहा गया है कि वहां जाइए, सरकार की सोशल मीडिया पे अपने को लॉग इन कीजिए, अपने फिल इन द डिटेल्स करिए, अलाउ लोकेशन टू एक्सेस, आप कहाँ पे हैं ये एक्सेस करिए, और उसके बाद पिन अ फ्लैग इन योर लोकेशन, आप अपने घर पे जो आपने फ्लैग लगाया उस लोकेशन के साथ उसको पिन करिए। एक तरह से ये करके दिखाइए, प्रूफ दीजिए कि आपने ये किया है। नहीं तो डेटा, मान लीजिए सरकार ये चाहती है कि सब लोग करें, तो इसका आप प्रूफ क्यों मांगा जा रहा है? उससे आप क्या करेंगे? प्रूफ करें, सिद्ध करें, क्योंकि हो सकता है कल के दिन इसकी भी जरूरत पड़े कि आपने ये फ्लैग होस्ट किया था कि नहीं किया था। अब टारगेट जो सरकार का है वो ये है कि करीब करीब 24 करोड़ घर में झंडा फहराया जाएगा। आप अगर 24 करोड़ घर में झंडा फहरा रहे हैं, और यूपी सरकार का जो अभी एक निकला था सूचना कि यूपी सरकार करीब 2 करोड़ झंडे खरीद रही है एट द कॉस्ट ऑफ 40 करोड़, 40 करोड़ के रूप। एक झंडा 25 रुपए की बेचने की कॉस्ट रखी गई है, 20 रुपए का सरकार ने कहा है कि हम खरीद रहे हैं। तो अगर 20 रुपए के हिसाब से भी चलें तो 24 करोड़ झंडे का मतलब 480 करोड़ रुपया इस पे सरकार केवल झंडा पे कर रही। अब झंडे का डंडा और झंडे की रस्सी और झंडे का जो बाकी खर्च होगा, आप कहीं पे भी कुछ लगाएंगे तो एक बेसिक खर्चा होगा, वो अगर इतना मिनिमम मान लें कि इतना ही होगा, तब भी मतलब एक 1000-2000 करोड़ का एक बजट कहीं ना कहीं है। अब मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि पहले तो आप एक दो चीजें समझ लीजिए। एक चीज समझ लीजिए, फ्लैग कोड, जो ये भारत का राष्ट्र ध्वज है तो इसका एक फ्लैग कोड है। 22 जुलाई 1947 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको अडॉप्ट कर लिया था, इस झंडे को, जो अभी हमारा करंट झंडा है। और इसका जो डिस्प्ले है, इट इज गवर्न बाय द एम्बलम एंड नेम्स एक्ट 1950, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। इन 2 एक्ट से ये गवर्न होता है। फिर फ्लैग जो है वो 3 पार्ट में, फ्लैग कोड जो है वो 3 पार्ट में है। मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। बहुत सी चीज़ें उसमें बताता है, किस मटेरियल का होना चाहिए, किस साइज़ का होना चाहिए, कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं, किस जगह कर सकते हैं, किस टाइम कर सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। मटेरियल के बारे में कहा गया है खादी और हैंड स्पन क्लॉथ, खादी या खादी सिल्क, इसी तरह की बात है। और ये पहले का मैं बोल रहा हूँ, और उसके वीव तक स्पेसिफाइड है, उसका जो ताना बाना है वो भी स्पेसिफाइड है। 3 सूत पर चलेंगे, नॉर्मली 2 सूत से चलता है, वो कहता है 3 धागे चलेंगे, और कन्वेंशनली 2 धागा, और वो स्विंग का मतलब जो सिलाई का थ्रेड है वो भी डिसाइडेड है। ये सारा कुछ स्ट्रीमलाइन है। और इसको जो नेशनल फ्लैग है, इसको बनाने की जिम्मेदारी या इसको बनाने का कर्नाटका खादी ग्राम उद्योग संयुक्त संघ के पास था कि भाई जो सरकार से जो ऑर्डर मिलता है एज पर दी सरकार, वो खादी का बनाते हैं, और थोड़ा महंगा होता है वो, क्योंकि खादी का बनाएंगे और एज पर दी सरकारी नॉर्म बनाएंगे तो महंगा होगा, वो बनाने का इसको अधिकार था। एक मैं और चीज़ बताता चलूँ, नवीन जिंदल साहब एक हैं, इस समय कांग्रेस में हैं, उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी थी, और उनका कहना यह था कि प्राइवेट जगहों पे भी अपनी फैक्ट्री पे वो नेशनल फ्लैग लगाना चाहते थे, जो अलाउड नहीं था। एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 आया, जिसमें ये अलाउ किया गया कि कोई व्यक्ति अपने पूरे मान सम्मान के साथ अपनी फैक्ट्री में भी ये लगा सकता है।
अब फ्लैग कोड 2002 के बाद अब ये फ्लैग कोड 2022 है, अमेंडमेंट किया गया है, जिसका नाम अब फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2022 हो गया है। इसमें क्या है, सबसे जो मुख्य है कि जो मैन्युफैक्चरिंग है और यूज ऑफ मशीन, अब उन्होंने कह दिया है कि यूज ऑफ मशीन मेड एंड पॉलिएस्टर के कपड़े भी, मतलब मशीन पे जो होते हैं वो वाले कपड़े और पॉलिएस्टर, पहले केवल खादी था, अब खादी की जगह पॉलिएस्टर ने भी ले ली है। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये एक इम्पॉर्टेंट चेंज है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चेंज हुआ है कि ये समय की बात हुई है, पहले ये सनराइज से सनसेट के बीच में ही फहराया जाता था, बाकी फोल्ड करके रखना होता था। अब ये कहा गया है कि दिन रात फहरा सकते हैं, अगर आपने रखते हैं रात की कोई ज़रूरत नहीं फोल्ड लोड करने की, आप इसको रख सकते हैं। फ्लैग कैसे हमारा ये राष्ट्रध्वज बना, इसकी फ्लैग की एक अच्छी हिस्ट्री डॉक्टर राकेश पाठक हैं, ग्वालियर से हैं और यूट्यूब पे भी हैं उन्होंने अपने चैनल में बहुत सिलसिलेवार इसकी बात कही है। वो मैं कोशिश करूंगा कि वो लिंक मैं शेयर कर लूं, और उसमें उन्होंने बताया कि कैसे ये हुआ था उसके अनुसार। और ये सबको मतलब मैंने उसी से और बाकी सोर्सेज से लिया है ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। 1916 से 1918 के बीच में पिंगली वेंकैया जी जो आंध्र प्रदेश के थे, उन्होंने इसकी बात की, इसकी चर्चा की, उनके दिमाग में आया कि एक नेशनल फ्लैग होना चाहिए। 1918 से 1921 तक कांग्रेस के सब नेताओं के सामने उन्होंने इस प्रपोजल को रखा, और उन्होंने फिर जो ओरिजिनल वो फ्लैग बनाया था उसमें ऊपर की पट्टी लाल थी, सफ़ेद और हरा था, जिसको गांधी जी ने कहा कि नहीं, ये लाल की जगह इसको भगवा करो या केसरिया करो, भगवा माफ़ करिएगा, केसरिया करो। लाला हंसराज जी ने फिर इसमें कहा कि इसमें बीच में चरखा होना चाहिए। और कांग्रेस के 1929 के लाहौर कांग्रेस में, लाहौर वाले अधिवेशन में 1929 में ये डिसाइड हुआ कि 26 जनवरी 1930 से ये एज अ राष्ट्रध्वज इसको हम लोग फहराएंगे। उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, इसलिए मैं आपको ये डेवलपमेंट बता रहा हूँ, डॉक्टर राकेश पाठक ने भी बताया और जगह भी, ये जब आप गूगल करेंगे तो तमाम आपको इसका मिल जाएगा। डॉक्टर हेडगेवार ने, जो आरएसएस के उस समय के प्रमुख थे, उन्होंने इस 1930 में अपने कार्यकर्ताओं को मना किया कि नहीं, आप ये झंडा नहीं फहराइएगा राष्ट्रध्वज, जो उस समय अडॉप्ट किया था, आप लोग भगवा फहराने की अपील की, राष्ट्रध्वज के लिए उन्होंने मना किया। उसके बाद ये जब कॉन्स्टिट्यूशन आया और कॉन्स्टिट्यूशन में एक ही चेंज हुआ था, इसमें चरखे की जगह वो अशोक का धर्म चक्र हो गया था, 24 तीली वाला। आगे की बात चर्चा करते हुए डॉक्टर राकेश पाठक ने ये भी बताया कि 1946 में गुरु पर्व के अवसर पर नागपुर में ये भगवा की पैरवी हुई थी, हुआ था कि भगवा ही फहराया जाएगा, ये राष्ट्रध्वज नहीं फहराया जाएगा। 14 अगस्त 1947 में आरएसएस का जो मुखपत्र है ऑर्गेनाइजर, उसके लेख में साफ साफ असहमति और विरोध किया गया था, और ये कहा गया था कि जो तिरंगा है वो अपशगुन है, उसको अपशगुन की बात कही थी। और संघ ने इसको मान्यता नहीं दी थी, आरएसएस ने इसको मान्यता नहीं दी थी, क्योंकि ऐसा भी है कि ये भी बताया है डॉक्टर राकेश पाठक ने कि 30 जनवरी 1948 में जब गांधी जी की हत्या हुई थी, तो संघ के जो समर्थक थे उन लोगों ने इस राष्ट्रध्वज को पैरों से रौंदा था। ये आपको सब उसमें मिल जाएगा, उस YouTube वाले उनके उसमें। ये 15 अगस्त और 26 जनवरी को हम लोग जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सरकारी कार्यालय में राष्ट्रध्वज फहराया जाता है उस दिन भी, और सारी प्रमुख राजनीतिक पार्टियां अपने ऑफिस में फहराती हैं। लेकिन आरएसएस ने 52 वर्ष तक 15 अगस्त और 26 जनवरी को आज़ादी के 52 वर्ष बाद भी तिरंगा नहीं अपने यहाँ फहराया था, वो भगवा ही फहराते थे। 2001 में उन्होंने एक इंटरेस्टिंग किस्सा बताया कि कैसे 3 लोगों ने, जो इन्हीं के आरएसएस के ही लोग थे, उन्होंने ज़बरदस्ती करके अंदर घुसे और उन्होंने तिरंगा फहराना चाहा, फिर उनको पकड़ लिया गया, फिर उनको पुलिस में दिया गया, फिर वो केस हुआ, और उसके बाद इन लोगों ने बहुत रिलक्टेंटली 2001 के बाद ये हुआ कि अच्छा अब तिरंगा फहराया जाएगा। ये बात कहना इसलिए ज़रूरी था कि लोग जो इस समय इसके सबसे बड़े पैरोकार हैं, जो ये बता रहे हैं कि अगर आपने तिरंगा नहीं लगाया तो आप यहाँ, और तिरंगा लगाना ही राष्ट्र प्रेम की निशानी है, दिस इज द सर्टिफिकेट, उन लोगों का मूल चरित्र क्या है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा था। एक और चीज़ बता दूं, कर्नाटका के एक मंत्री जी हैं येश्वरप्पा जी ने पहले भी कहा था, फरवरी 2022 में भी कहा था। उनका कहना ये था कि एक दिन पहले उन्होंने कहा था 200-300 साल बाद एक दिन जो भगवा झंडा है वो भारत का राष्ट्रध्वज बनेगा। उन्होंने अभी फरवरी में कहा कि अब वो जो भगवा झंडा है वो भारत का राष्ट्रध्वज बन के लाल किले पे फहराएगा। ये उनकी विचार थे, और वो मंत्री थे, शपथ ली थी इस देश के संविधान पे हाथ रख के कि संविधान, दिस फ्लैग कोड और ये सब इज अ पार्ट ऑफ द संविधान।
अब एक चीज़ जो मैं अब जिस पे आ रहा हूँ कि जो थोड़ा मुझे, जो मेरे कुछ प्रश्न हैं जो मुझे नहीं समझ में आ रहे हैं। 24 करोड़ फ्लैग आप बना रहे हैं सीधे सीधे, करीब 480 करोड़ का खर्चा है केवल एक इवेंट के लिए। वो 15 अगस्त भी बीत जाएगा, फिर उस झंडे का क्या होगा? और इसकी जगह आप इवेंट ड्रिवन क्यों हैं? क्या अचीवमेंट होगा इससे? इसकी जगह आप कहते हैं हम 480 करोड़ रुपए में 1-2 साल के बच्चे, 1 साल के बच्चे, 5 साल, जो आपको ठीक लगता तक के बच्चों का एक मेडिकल कार्ड पूरा बना देंगे कि उनकी क्या क्या है। या हम 70 साल से ऊपर, 80 साल से, मतलब जो भी 400 से का ये किसी बुजुर्ग का, हम उसके सबका अगर घुटने का ऑपरेशन है या उसका ये ऑपरेशन है या उसका कुछ भी है, वो हम इस पैसे से करेंगे। तो कुछ आप सही में क्वांटिटेटिव बात कर रहे होते, ये तो अपना उड़ा देने जैसा बात है। क्योंकि असली बात जो इसके पीछे मूल भावना है, जो मेरी समझ में आ रहा है, वो डेटा इकट्ठा करना। आजकल आप कहीं पे भी जाइए ना, साहब फ़ोन नंबर दे, आप गेटमैन तक पे जाते हैं किसी के यहाँ मिलने, वो भी आपसे फ़ोन नंबर लिखवाना चाहता है, शॉप वाला लिखवाना चाहता है। लिखवाना इसलिए चाहता है कि उस डेटा बैंक को वो ट्रेड करता है, वो आपके नंबर्स को बेचता है कहीं। यहाँ पे ऐसा लगता है कि जो बीजेपी है वो, क्योंकि ये जब बार बार कहा जाना है उसको पिन करिए, उसको भेजिए, उसका एक मूल मंत्र जो मेरी समझ में आता है, एक तो ये देखना है कि कौन कौन लोगों ने इसको एक तरह से हमारे साथ आ गए। अच्छा, कौन कौन नहीं आए, जरा ये भी तो देखें कि कौन कौन नहीं आया। और वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पता करना कि कौन कौन ने इसके साथ पार्टिसिपेट नहीं किया या आपके यहाँ उन्होंने पिन इन नहीं किया। क्योंकि इलेक्शन है 2024, ये सब काम वही जो बेसिकली क्या है, अगर आप मोदी जी के उसको देखिए, जब कहीं वो थोड़ा उनको दिमाग में रहता है कि मालूम नहीं चलेगा, तो वो कुछ छोटे मोटे टेस्ट प्रयोग करते हैं। थाली बजाओ ताली बजाओ का प्रयोग केवल ये था कि पब्लिक कितना गुस्सा है या कितने उसमें पास हो गए, सबको थाली बजाओ ताली बजाओ ये सब कर रहे हो। तो उसी तरह से वो फिर एक बार टेस्ट कर रहे हैं कि अभी इलेक्शन आ रहा है, क्या राष्ट्र प्रेम के मामला हम निकाल ले जाएंगे, क्योंकि बाकी चीज़ों पे तो महंगाई और बेरोजगारी पे बुरी हालत है। तो इसको कहते हैं इज टेस्टिंग द वाटर। दूसरी एक समस्या जो मुझे एक और लगती है, जो बड़ी समस्या है, 24 करोड़ झंडों का सम्मानपूर्वक डिस्पोजल आसान बात नहीं। उस पर कहीं ना कहीं लैप्स होगी, कहीं ना कहीं चूक होगी, चूक नहीं भी होगी तो जिसको हम टारगेट करेंगे उसके यहाँ चूक दिखाएंगे और फिर उसमें थोड़ा दिक्कत होगी। तीसरी बात एक चीज़ और कहने वाली है कि खादी वस्त्र नहीं विचार है, ये बहुत दिनों से होता था। एक तरफ आप कहते हैं कि खादी के कपड़े, वो जो पुलिस वाले खादी के कपड़े खरीदें और फौज वाले खादी के कपड़े खरीदें इत्यादि इत्यादि, और दूसरी तरफ आप पॉलिएस्टर को, इस खादी जैसे पवित्र चीज़ को रिप्लेस कर रहे हैं पॉलिएस्टर से। हो क्या रहा है, इससे सिर्फ और सिर्फ चाइना का फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि जो पॉलिएस्टर है और बने हुए झंडे की भी एक कहीं डर है, खतरा है कि वो कहीं चीन से ही ज़्यादा ना आए। तो क्या ये देश हित में होगा? क्योंकि अगर आपको ये था ना, आप मान लीजिए ये करना ही था, तो आप एक रिस्ट्रिक्शन करते कि हम केवल कॉटन का करेंगे, और आप पूरे देश में हैं, अम्बेडकर नगर उत्तर प्रदेश में है, तिरुपुर तमिलनाडु में है, भागलपुर बिहार में, हर स्टेट में कॉटन के सेंटर्स हैं, वहाँ से आप लेते। लेकिन आपको तो इवेंट करना था, एकदम से याद आया कि चलो ये करते हैं तो इवेंट करते हैं, 1 घंटे 1 महीने में आपने तैयारी की, इवेंट शुरू कर दिया। अब इसमें आप CSR जो है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो बजट प्राइवेट कंपनीज का, उनके ऊपर आप प्रेशर डाल के कह रहे हैं कि हम CSR के लोगों के बजट से और स्टेट गवर्नमेंट की कुछ फंडिंग से करेंगे। एक कल इंडियन एक्सप्रेस में एक बड़ी रिपोर्ट निकली है, अ फ्लैग बिजनेस अनफोल्ड्स इन गुजरात विद कॉर्पोरेट गवर्नमेंट पार्टनरशिप। उसी में ये बिल्कुल सिलसिलेवार बताया गया है कैसे आदित्य बिरला ग्रुप ने कहीं ऑर्डर दिया है 1 करोड़ फ्लैग का, और कुछ चीज़ें मिनिस्टर ऑफ स्टेट टेक्सटाइल के जो हैं दर्शना जरदोश जी के हवाले से दी गई हैं। उन्होंने बताया है कि कैसे गुजरात में करीब काफ़ी फर्म को ऑर्डर दिया गया है, कैसे 11 करोड़ केवल मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल को अरेंज करना है फ्लैग्स। और एक जो उसमें आया है कि कहाँ कहाँ किसको कौन की पार्टी किस जगह की हैं, 9 फर्म्स के नाम आए हैं। उसमें से 2 नई दिल्ली की हैं, 1 कलकत्ता की है और 1 पंजाब की है, बाकी 5 गुजरात की हैं। तो वो चीज़ भी करीब मुझे ऐसा लगता है कि वो भी काफ़ी स्पष्ट है। वो स्पष्ट ये है कि गुजरात में इलेक्शन है, इलेक्शन से पहले भाई अगर इस तरह का कुछ आपने दे दिया, वो जो उस रिपोर्ट में लिखा है कि वो लोग कह रहे हैं कभी जीवन में इतना बड़ा ऑर्डर कभी नहीं मिला है। लेकिन मुझे ये लगता है कि तिरंगा इज समथिंग विच, राष्ट्रभक्ति इज समथिंग जो मैं कोई कलेजा खोल के राम भक्त की तरह दिखाऊंगा थोड़ी, हनुमान जी की तरह की, वो क्या है, इट इज़ समथिंग टू बी फेल्ट। और अगर कोई आपसे ये पूछे ना कि तुम नहीं और मैं, क्योंकि मैं ये एक झंडा दिखा रहा हूँ इसलिए मैं तुमसे ज़्यादा बड़ा राष्ट्रभक्त हूँ, ये थोड़ा बात
जिसको कहते हैं ना मुनासिब नहीं है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।